गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। फटाफट ऑनलाइन आ जाइए। कल मैंने आपको लेसन करवाया था, दूसरा लेसन करवाया था लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ कामता ना थी, अपना लेसन हो गया था और इसके अभ्यास प्रश्न रह गए थे, वो आज अपने करते हैं। तो पेज नंबर 10 पे निकालना पहला प्रश्न। बचपन में लेखक मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? ये आपका प्रश्न है। तो उत्तर देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था, क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला मनिहारा बदलू काका रहता था। ठीक है, लेखक बदलू काका को अत्यधिक लगाव करता था। वह लेखक को ढेर सारे क्या है, लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था। अब बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव के सभी लोग हैं बदलू को बदलू काका कह के पुकारते थे, लेकिन लेखक बदलू मामा ना कहकर बदलू को बदलू काका कहकर पुकारता था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो इस पे आ जाइए। यानी कि पहले वस्तु विनिमय एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर के लिया जाता था। जब अपने पहले की बात हो रही है कि पहले किसी की वस्तु लेते थे तो उसको दूसरी वस्तु दे जाती थी और उसे वस्तु यानी वस्तु के बदले वस्तु देकर ली जाती थी। ठीक है, वस्तु के पैसे नहीं लिए जाते थे। ठीक है, और वस्तु के बदले उसे वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के वर्तमान में क्या है, मुद्रा का प्रचलन हो गया। तो वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है, इसलिए वस्तु विनिमय की पद्धति पैसा है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? व्यथा यानी कि दुख और पीड़ा, किस पीड़ा की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर देखिए, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के द्वारा कारीगरों के क्या है, हाथ से क्या है, काम धंधा उनका उद्योग वगैरह है वो छिन गया, उद्योगों की दुर्दशा हो गई और मानो ऐसे लगा उनके हाथ ही कट गए। ठीक है, उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से चलता था, यानी पैतृक काम धंधों से चलता था। तो इसके अलावा उन्होंने क्या है, जो पैतृक धंधा था उसके अलावा उन्होंने और कुछ तो सीखा नहीं था। ठीक है, उसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे थे और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर क्या है, वार किया और मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक में छिपी न रह सकी? अब 4 नंबर क्वेश्चन आपका, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो इसका आंसर है, बदलू लाख की चूड़ियों का काम करता था, उनको बेचता था। ठीक है, जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, ठीक है, तो उनका जो व्यवसाय है, उनका जो काम धंधा वो क्या ठप पड़ता गया और अपने जो व्यवसाय की इस प्रकार दुर्दशा देखकर उनके हमेशा मन को ये व्यथा कचोटती थी। और बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उन्हें क्या है, बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और अब लोग कारीगरी की कदर ना करके दिखावटी चमक दमक पर अपना ध्यान देते थे। ठीक है, और इस प्रकार यह व्यथा बदलू के मन में छिपी न रह सकी। ठीक है, अब देखिए बदलू, नेक्स्ट 5वां जो क्वेश्चन आपका, बदलू यानी मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? यानी कि मशीनी युग आने के बाद में बदलू के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया
कि उसका व्यवसाय था, उसका जो काम धंधा था वो क्या है, चौपट हो गया, बंद हो गया, और वह क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। और काम न करने के कारण उसका शरीर भी क्या है, उम्र के कारण थोड़ा ढीला पड़ गया, उसके हाथों की, उसके पाँव की नसें हैं वो फूलने लग गई, ठीक है। और अब वह क्या है, थोड़ा बीमार भी रहने लगा। यही यही उसके जीवन में बदलाव आया था। अब कहानी से आगे वाला एक क्वेश्चन पहला छोड़ दी, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है, लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ये क्वेश्चन आप करना। तो लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के अंदर अगर वैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। और लाख से क्या चूड़ियाँ बनती है, और मूर्तियाँ हैं, गोलियाँ बनाई जाती है, और अन्य भी क्या है, सजावट के जो काम है वो लाख से किए जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अब आप तीसरा लेसन निकाल लेना, बस की यात्रा, ठीक है। ये आपके 5-6 क्वेश्चन कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और बाद में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, और साथ में इसको लर्न भी करते रहना, क्योंकि अगस्त में आपका टेस्ट है, प्रथम टेस्ट है। अब आप तीसरा लेसन निकालिए, बस की यात्रा, ठीक है। तीसरा लेसन निकाल लीजिए। तीसरा लेसन आपका कौन सा है, बस की यात्रा। अब बस की यात्रा है, ये एक आपका क्या है, व्यंग्य है, क्या है, व्यंग्य रचना है, व्यंग्य रचना है। ये आपकी बस की यात्रा क्या है, व्यंग्य रचना है। और इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई, ठीक है। लेसन नंबर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। लेसन नंबर 3, बस की यात्रा, व्यंग्य रचना, हरिशंकर परसाई की है। बहुत ही अच्छी रचना है। इसमें जो सामाजिक व्यवस्था उस पर व्यंग्य किया गया है, यानी कि व्यवस्था पर, जो व्यवस्था है उसके ऊपर करारा प्रहार किया गया है, बस की यात्रा, ठीक है। अब इसमें लेखक बस की यात्रा बताता है कि उन्होंने जो यात्रा की बस के द्वारा, वो बस कैसी थी, यात्रा के अंदर किन दुर्गम यानी कि स्थानों का वो परिचय देता है, ठीक है। तो इसके बारे में चलते हैं। अब देखिए शुरुआत में देखिए, हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले, ठीक है। प्रश्न ये अंडरलाइन करना, प्रश्न बनता है कि लेखक सहित कितने मित्रों ने तय किया कि वो कितने बजे चलेंगे, ठीक है। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, यानी पन्ना से सतना के लिए कंपनी की बस है वो 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, यानी जबलपुर की जो ट्रेन आती है वहाँ उस समय वो निश्चित समय पे छोड़ देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। अब ये प्रश्न उठता है कि लेखक घर जल्दी क्यों पहुंचना चाहता था, क्योंकि उन्हें सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने क्या सलाह दी कि समझदार व्यक्ति होता है वो शाम वाली बस में क्या है, सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। रास्ते में डाकू नहीं मिलते, बस डाकिन है। यानी कि बस क्या है, बस की दशा ऐसी है कि वो टूटी फूटी है, खटारा है एक प्रकार से, उनकी जो कांच की खिड़कियां हैं वो टूटी है, हिलती है। तो इस हिसाब से आप बस की दशा खुद भी देख सकते हैं कैसी है, ठीक है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब लेखक कहता है कि मैंने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वेववृद्ध थी, यानी खूब पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, बहुत पुरानी थी। उसके ऊपर जो निशान थे या खरोंच लगी हुई थी वो बता रही थी कि ये खुद बहुत पुरानी है। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, ठीक है। व्यंग्य किया गया एक,
यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। आगे पेज नंबर 40 निकालिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार था, जो उस बस का कंपनी में एक हिस्सेदार था, वो भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है। अब लेखक ने व्यंग्य किया है। बस बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत। लेखक के साथ एक डॉक्टर था, मित्र था उसका, उसने कहा डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेंगे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इसी तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। ठीक है, अब जो लेखक और उसके मित्रों को, जो बस में जा रहे थे, उनको जो छोड़ने आए थे उनके परिजन, वो इस प्रकार देख रहे थे कि ये वापस सकुशल आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो वो इस प्रकार देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया सो जाएगा, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, ठीक है, कारण चाहिए। मतलब इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, सारी बस ही इंजन है। और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे देखिए कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। ये लेखक कह रहा है भाई बस की दशा ऐसी थी कि उसमें कांच बहुत कम थे, मतलब टूटे फूटे थे, और जो भी बचे हुए थे उनसे हमें बचना था कि कहीं कहीं चोट ना लग जाए। हम फोन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी इतने खटारा बस थी कि लेखक को ऐसे लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब आप खुद ही देख लीजिए, लेखक और उसके मित्र बैठे हैं बस में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें पता लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी लेखक सोच रहा है कि ये बहुत पुरानी होगी। ठीक है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो आज से 100 साल पहले हो, तो उसकी बात कही उन्होंने। अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे के असहयोग कर रहा है, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। व्यंग्य किया गया है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। ठीक है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बहुत अच्छी बात की लेखक ने। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब इतनी खटारा बस और थी, उसके अलावा पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो ये तो और ज़्यादा मुसीबत हो गई। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ये दशा थी बस की। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक ने ये कहा है कि बस इतनी खटारा बस थी कि उसका यानी कि टंकी में छेद हो गया और स्टीयरिंग कभी टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, तो वो क्या है कि पेड़ से टकरा सकती है, कभी भी पेड़ से टकरा सकती है। इसलिए लेखक बस को दुश्मन न समझ करके पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, कि वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। ठीक है, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी बस के जो हिस्सेदार है वो ऊपर से ये ऊपर बात कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है।
क्षीण चांदनी में वर्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ठीक है, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, ऐसी दशा हो रही थी बस की। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इनका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इनकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान यानी सुनसान जगह, अंडरलाइन करके लिख लेना। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे वर्दा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। ठीक है, एक पुलिया के ऊपर पहुंची थी कि टायर फिस करके बैठ गया। अब टायर भी उसके पुराने थे, इंजन भी पुराना, खिड़कियां भी टूटी फूटी। ठीक है, टंकी में छेद हो गया, स्टीयरिंग भी खराब, ब्रेक भी फेल। ऐसी बस थी लेखक, जिस पे लेखक यात्रा कर रहा था। बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। जब टायर उसका पंक्चर हो गया तो वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, और अगर स्पीड में होती तो वह उछलकर नाले में भी जा सकती थी। ठीक है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा के भाव से देखा। जो कंपनी का हिस्सेदार साथ में जा रहा था ना बस में, उसकी तरफ लेखक ने पहली बार श्रद्धा के भाव से देखा। ठीक है, वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रही हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है भाई। ठीक है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। ऐसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब लेखक ने उम्मीद छोड़ दी कि ये बस शायद हमें पन्ना पहुंचा पाएगी या नहीं। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या है, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। अब लेखक ने सोचा भी पन्ना तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने व्यंग्य किया कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इम्तिनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ठीक है, तो ये आपकी रचना है बस की यात्रा। लेखक बस में यात्रा करता है तो उसने बस की स्थिति के बारे में बताया। ठीक है, तो आज अपने ये लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया और कल अपने इसके जो प्रश्न अभ्यास है आपके, ये जो प्रश्न अभ्यास है ये अपने कल के वीडियो में करेंगे। तो आज आप ऐसे करना, घर पर इस लेसन को अच्छी तरह याद करना, अच्छी तरह पढ़ना इसको। ठीक है, और कल हम अपने इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो बाद में वो आप अपनी नोटबुक पे उतार लेना। ठीक है, धन्यवाद।